हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन, नवाचार एवं क्रियात्मक शोध का आपका दोस्तों क्लास नंबर होगा 9। और दोस्तों 8 वीडियो को मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपकी क्रियात्मक शोध और उनकी जो विशेषताएं हैं, जो परिभाषाएं हैं, उसका महत्व है, उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों हम सिंपली देखने वाले हैं क्रियात्मक शोध के जो चरण हैं, सोपान हैं, उन्हीं के बारे में, कितने उनके चरण हैं। और दोस्तों यदि आपने इसके पहले की जो क्रियात्मक शोध वाली वीडियो है वह नहीं देखी है तो वह जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद ही यह वीडियो देखना। और दोस्तों इस वीडियो में इसके जो प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न आते हैं क्रियात्मक शोध से, उसको भी हम देख लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके जो है क्रियात्मक शोध के चरण। देखिए पहला है आपका, जो कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रथम जो है समस्या का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला सोपान वह समस्या होती है। क्या होती है? वह समस्या होती है जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि समस्या के अभाव में समाधान किसका किया जाएगा। समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता है कि अनुसंधान की, अतः अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले समस्या को समझना चाहिए जिससे वह हल करना चाहता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दोस्तों, समस्या का चयन करेंगे आप, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हल करना चाहता है उसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि समाधान हेतु की गई समस्त क्रियाएं भी समस्या से संबंधित ही होंगी। जब शिक्षक या अनुसंधानकर्ता, देखिए जब शिक्षक या अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का ही पता नहीं होगा तो उसके द्वारा किए गए समस्त प्रयास निरर्थक ही होंगे। अतः किसी समस्या का समाधान खोजने से पूर्व उस समस्या को भलीभांति समझना चाहिए। तो दोस्तों यह जो प्रथम चरण है, इसमें समस्या की जो सिलेक्शन है उसका, यानी कि उसका चयन है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आपकी समस्या हो, चाहे वह शिक्षक की हो, चाहे वह विद्यार्थी की हो, किसी की हो दोस्तों, सबसे पहले जो अनुसंधान करता है उसको उनकी समस्या को अच्छे से समझना चाहिए, और जो हर एक क्रिया है उसकी समस्या से संबंधित ही हर एक क्रिया करनी चाहिए। तभी जो अनुसंधान करता है अपनी समस्या को समझने के बाद ही उसका हल निकाल पाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे आपका, देखिए नेक्स्ट, द्वितीय समस्या को परिभाषित करना। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसके अंतर्गत जिस समस्या पर कार्य कर रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में आपका उस समस्या से क्या तात्पर्य है। देखिए इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत जिस समस्या पर कार्य कर रहे हैं आप, तो उसको सबसे स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में आपका उस समस्या से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है उसका, क्यों आप उसका इस प्रकार से समस्या बनी हुई है, उसका हल किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इन सभी का आप परिचित होंगे। फिर देखिए उदाहरण के लिए, जैसे बर्तनी वाली समस्या को ही बताइए कि अधिकतर लड़के लिखने में अशुद्धि कर देते हैं। जैसे बीड़ी को बीड़ी लिख देते हैं, फूल को फूल लिख देते हैं। इस प्रकार से जो समस्याएं हैं, सभी का तात्पर्य समझने के बाद ही आप इसको इसका अर्थ समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, देखिए फिर आपका नेक्स्ट है कि तृतीय, यानी कि दोस्तों फिर आपका है कि समस्या का सीमांकन। यानी दोस्तों इसमें आपका कि इसके अंतर्गत समस्या के उस क्षेत्र को बताइए जहां आप कार्य करेंगे। यानी दोस्तों जहां कार्य करने में आपको समस्या आ रही है उसके लिए सबसे पहले उसी क्षेत्र को आपको बताना होगा। यानी उदाहरण के लिए आप समझें कि लिए बर्तनी संबंधी अशुद्धि, उदाहरण के लिए है कि बर्तनी संबंधी अशुद्धि है सभी कक्षा के छात्र कर सकते हैं। जैसे परंतु आप सभी कक्षा के छात्रों को नहीं ले सकते हैं, आपको अपनी कक्षा और सीमित कक्षाएं ही लेनी पड़ेंगी, और उस सोपान के अंतर्गत पाठशाला एवं कक्षा का उल्लेख करना होगा जिसमें आप उसका अनुसंधान कार्य कर सकेंगे। यानी दोस्तों आप सभी कक्षा में एक ही साथ कक्षा में अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। आप जो कक्षा में है, जिनकी आप अशुद्धियां दूर करना चाहते हैं बर्तनी से संबंधित, उसी कक्षा को आपको सबसे पहले लेना होगा, यानी कि आपको उसका सीमांकन करना होगा। फिर दोस्तों देखिए नेक्स्ट है आपका चतुर्थ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना। यानी दोस्तों इस सोपान के अंतर्गत उन कारणों पर विचार कीजिए जो बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के मूल कारण हैं। यानी दोस्तों इसके अंतर्गत उन कारणों पर विचार कीजिए जो बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के मूल कारण हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इसको समझिए कि बर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उन कारणों को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बालक की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बालकों को अशुद्ध उच्चारण, बर्तनी संबंधी नियमों से अनभिज्ञ होना और
उच्चारण जो है उच्चारण पर स्थानीय अभाव, तो जो अशुद्धि का उच्चारण है और नियमों के अनुभव होना, इन सबको बच्चों को बताना पड़ेगा। यानी वह नियम नहीं समझते हैं तो दोस्तों आपको समझाना पड़ेगा, अशुद्ध उच्चारण करते हैं उसको समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों आप उसकी समस्याओं का हल कर पाएंगे। देखिए अगला है कि पांचवा है आपका कि क्रियात्मक परिकल्पना यानी निर्माण। तो दोस्तों इसको समझिए, इस सोपान के अंतर्गत उन क्रियाओं पर विचार कीजिए जिनके द्वारा समस्या के ऊपर दिए हुए कारणों को मिटाया या दूर किया जा सके। यानी दोस्तों क्रियाओं पर विचार कीजिए जिनके द्वारा देखिए समस्या के ऊपर दिए हुए कारणों को मिटाया जा सके। उदाहरण के लिए हम छात्रों की वर्तनी संबंधित, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई क्रियाएं अपना सकते हैं। तो दोस्तों जो जो आपकी वर्तनी संबंधित क्रियाएं हैं, विधियां हैं, उनको आप अपना सकते हैं और बच्चों की जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए और आगे है कि पहले छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्रायः अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा की जाती है, इस पर सभी शिक्षक बैठकर विचार करेंगे और विचार करने के बाद दोस्तों यानी कि विद्यार्थियों को आप उन अशुद्धियों के बारे में समझा सकते हैं और अशुद्धियों को दूर करने हेतु उपचार भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका 6 नंबर का है कि अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। यानी दोस्तों इस सोपान के अंतर्गत उन सब बातों पर विचार कर सकते हैं जिनके द्वारा आप अपने प्रत्ययों का यानी प्रयत्नों का यानी प्रयासों का मूल्यांकन कर सकें। यानी दोस्तों आप उन बातों को विचार कीजिए जिनके द्वारा आप अपने प्रयासों का मूल्यांकन कर सकें। यानी दोस्तों आपने जो जो प्रयास किया है उनकी अशुद्धियाँ दूर करने के लिए उन पर विचार कीजिए और विचार कीजिए कि इनकी जो अशुद्धियाँ हैं, इन अशुद्धियों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। क्या हमें ऐसा करना होगा कि इन सभी बच्चों की अशुद्धियाँ दूर हो जाएं, वर्तनी संबंधी या कोई भी संबंधित हो, आप उन अशुद्धियों को दूर करने हेतु जो प्रयास कर रहे हैं उन पर भी आपको मूल्यांकन करना होगा। तभी जाकर आप समझ सकते हैं कि वास्तव में इन जो हम उनको समझा रहे हैं उसका उन पर असर पड़ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है कि देखिए फिर आपका उदाहरण जैसे वर्तनी संबंधित सुधार के लिए किए गई प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात उनके परिणामों का परीक्षण किया जा सकता है और उसके लिए आप उन शब्दों की सूची तैयार की जा सकती है जिन्हें लिखने में बालक प्रायः भूल करते हैं, इसलिए आपको उनको देखना चाहिए, वो मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है आपका विश्लेषण एनालिसिस। इसके अंतर्गत समस्या के समाधान हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों या प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। इसमें सांख्यिकी गणना के आधार पर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपके द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार में क्या और कितना परिवर्तन हुआ है। किससे? आप एनालिसिस करके, यानी दोस्तों सांख्यिकी गणना के आधार पर आप उनके जो प्रयास किए हैं, जो आपको आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनका विश्लेषण कीजिए, उनका मूल्यांकन कीजिए। तभी जाकर दोस्तों आप समझ पाएंगे कि वास्तव में मेरे बताई हुई विधियों पर छात्रों ने कितना फीडबैक दिया है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। यानी इसमें आपका आएगा देखिए दोस्तों कि इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा वर्तनी सुधार के प्रयत्नों में जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसका उल्लेख कीजिए और बताइए कि विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आया। तो दोस्तों यह निष्कर्ष आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने समझे क्रियात्मक शोध या अनुसंधान के सोपान या चरण। अब देखेंगे दोस्तों हम क्रियात्मक शोध के जो प्रश्न हैं, संबंधित जो प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से क्रियात्मक शोध पर प्रश्न बनते हैं, उन सभी को। तो देखिए दोस्तों क्रियात्मक शोध करने का जो अधिकार है कब का है दोस्तों, 2017 में पूछा गया है। तो ये देखिए अधिकार शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र या बीएसए सभी को, यानी उपरोक्त सभी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह जो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपका स्टीफन एम कोरे आ जाएगा, स्टीफन एम कोरे। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्रियात्मक शोध से जितने भी प्रश्न हैं बनते हैं, हर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह क्रियात्मक क्षेत्र ही कहलाएगा, 2016 में पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो दोस्तों किसने किया था? स्टीफन एम कोरी ने। इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टीफन एम कोरी ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह क्रियात्मक शोध आप कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी की पुस्तक, दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस, यानी दोस्तों उनका कहना है कि स्कूल प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है समस्या हमारी और हल भी हमारा। देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह 2018 में पूछा गया है और हर ईयर पूछा जाता है। तो दोस्तों आप कहेंगे क्रियात्मक शोध इसका बहुत ही अच्छा और सुंदर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिकल्पना क्या होती है? देखिए तो दोस्तों समस्या का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना कहलाती है। इस प्रकार से दोस्तों इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने देखे। अब देखिए अगला आपका चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शैक्षिक नवाचार। किस प्रकार से नवाचार को हमें समझना है और बाकी नवाचार की परिभाषाएं हैं, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए शैक्षिक मूल्यांकन की आपकी 9 वीडियो हो चुकी हैं और 9 की 9 हमने जो है प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। शैक्षिक मूल्यांकन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्रीवियस ईयर करके हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे दोस्तों आपको हर एक सब्जेक्ट के, जैसे समावेशी शिक्षा है आपका, सामाजिक अध्ययन है आपका, विज्ञान है, कंप्यूटर, जैसे सभी सब्जेक्ट के जितने भी हमने हो सके अभी डाल दिए हैं। बाकी के दोस्तों डल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों उन सभी को आप देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।